जय हिंद दोस्तों, बीएससी वाला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये तो देखना पड़ेगा शुद्ध हैं कि नहीं है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को निपटाया था, जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो आज भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पदार्थ को बांटा था 2 भागों में, ठीक है। एक क्या था? भौतिक गुण। हालांकि इससे पहले के क्लास में हम ये सब आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा इधर रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा था रासायनिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण में हमारे थे मुख्य रूप से 3 प्रकार। हालांकि होते हैं 5 प्रकार, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 3 प्रकार हैं, तो हम लोगों को 3 ही पढ़ना है। वैसे भी आप लोगों को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो बोझ लगता है, इतना तो आपको बोझ लगता है। ज़्यादा पढ़ा देंगे तो लोगों को पता नहीं कौन चीज़ लाद दिया है। एक रहेगा ठोस, दूसरा रहेगा द्रव और तीसरा रहेगा गैस, ठीक है। हम लोगों ने ठोस की भी डेफिनेशन पढ़ ली थी, द्रव की भी डेफिनेशन पढ़ ली थी और गैस की भी पढ़ ली थी, ठीक है। ये पार्ट हम लोग इससे पहले के क्लास में पूरी तरह से निपटा चुके हैं। अब हम आते हैं रासायनिक गुण की ओर। किधर आते हैं? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को बांटा गया है 2 भागों में। एक आ जाता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा आ जाता है मिश्रण। रासायनिक गुण में आता है एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को भी भैया बांटा गया है 2 भागों में। एक आ जाता है तत्व, दूसरा आ जाता है यौगिक। अब मिश्रण को भी बांटा गया है 2 भागों में। एक आ जाता है आपका समांगी, दूसरा आ जाता है विसमांगी मिश्रण। अब आप कहोगे सर जी ऐसे ही फैलावा फैलाते चले जा रहे हो, एक एक करके समझाओ तो समझ में आएगा। रुको, शांति से बिल्कुल सबको समझाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं शुद्ध पदार्थ से। सबसे पहले हम जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों की जो गांव की नॉर्मल भाषा रहती है उसमें हम लोग शुद्धता को कैसे नापते हैं कि अगर कोई दूध वाला है और उसने पानी नहीं मिलाया है तो हम कहते हैं कि दूध जो है शुद्ध है। अगर कोई घी बेचने वाला आया है और उसमें कोई मिलावट नहीं है तो हम कहते हैं घी बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। अगर कोई तेल बेचने वाला है, अभी तो ठंड चल रही है, तेल जो सरसों का तेल रहता है अगर ठंड में कोई मिलावट करके लाओ तो जम जाएगा, लेकिन अगर शुद्ध है तो वो नहीं जमता है। तो अगर तेल में कोई मिलावट करके नहीं लाया है तो हम क्या कहते हैं? भैया ये शुद्ध तेल है। तो ये गांव की या जो हमारे आसपास के लोग हैं ये सब उस चीज़ की शुद्धता को इससे मापते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन साइंस का नज़रिया किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को देखने का दूसरा है। साइंस अलग ही लेवल से देखता है किसी पदार्थ को। साइंस बोलता है कि भैया अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इतना बड़ा पदार्थ है, ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा पदार्थ का टुकड़ा है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, एक्स वाई जेड, हम कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम इसको तोड़ें, इसका ये छोटा सा पार्ट निकलेगा, उसके बाद ये छोटा सा पार्ट निकलेगा और छोटा तोड़ते 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 बिल्कुल छुट्टू सा पार्ट जो निकलेगा उसमें इसका जो गुण था वो है या नहीं है। कहने का मतलब इस पदार्थ को अगर हम तोड़ते चले जाएं, अगर हमने इसको ले लिया नमक, ये हमारे पास एक नमक का टुकड़ा था और हमने इसको तोड़ा। पहले ये इतना छोटा हुआ, फिर ये इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, फिर उसके बाद छोटा छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा हो गया। बिल्कुल छोटा मतलब जो पिसा हुआ नमक आता है उतना छोटा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो नमकीन लगेगा। भाई साहब इसको टेस्ट करेंगे तो चीनी तो नहीं लगेगा ना? लगेगा ना। इसको अगर टेस्ट करेंगे तो नमक लगेगा, इसको अगर टेस्ट करेंगे तो नमक ही लगेगा ना। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है जो भी हमारे पास पदार्थ है उसका छोटे से छोटा पार्ट भी इसकी क्वालिटी रखता है या नहीं रखता है। अगर रखता है तो शुद्ध पदार्थ है। अगर हमने तोड़ा, इस पदार्थ को तोड़ते तोड़ते चले गए और क्वालिटी हमको क्या मिल रही है? अलग 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 टाइप के अगर हमको क्या मिले? अलग अलग टाइप के हमको कण मिलने लगे हैं, तो इसका मतलब है भाई साहब उसमें है मिलावट, ठीक है।
तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कैसे? देखो शुद्ध पदार्थ क्या बोल रहा है, ऐसे पदार्थ जो एक ही जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया। शुद्ध पदार्थ क्या होगा, एक ही जैसे कणों से मिलकर बना होगा। ये छोटे से छोटा कण क्या करेगा, इतने बड़े पदार्थ को मिलाएगा, और एक ही जैसे होंगे तभी तो टेस्ट भैया एक जैसा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है ऐसे पदार्थ जो एक ही जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी समान संरचना होती है और उनके कण एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए नमक हो गया, और क्या हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया, चीनी हो गया। भैया जल अगर आप एक बाल्टी लो तब भी वैसे ही रहेगा। आप ऐसे करके पॉइंट में किसी सुई में लगाओ, सुई की नोक में जितना लग के आ जाएगा वो भी उसी प्रकार का होगा। ऐसा तो नहीं है कि अलग टाइप का हो जाएगा। जल चाहे आपकी सुई में जो लग के आया है उसका भी सूत्र यही रहने वाला है, और बाल्टी में है उसका भी सूत्र यही रहने वाला है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पदार्थ जो एक ही जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, उनकी प्रकृति के रासायनिक प्रकृति क्या होती है, एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया शुद्ध पदार्थ। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ बांटे गए हैं दो भागों में। अब हम चलते हैं तत्व की ओर। कहाँ चलते हैं, तत्व की ओर। कहाँ चलेंगे, तत्व की ओर। ठीक है, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अच्छा तत्व होता क्या है पहले आप समझ लो, वरना आप कहोगे सर जी बस जो पीडीएफ में लिखा है वही पढ़ते चले जाते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। हमारे पास साइंस पढ़ने का एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिसका नाम है आवर्त सारणी। अगर आपको ये याद हो गई तो 50% साइंस आपका कंप्लीट है। आवर्त सारणी अगर आपने याद कर ली तो 50% क्या है, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, केमिस्ट्री क्या अभी 9th में तुम्हारा तो एक ही में है भाई साहब। 9th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आपको दे दिए गए, फिर उसके बाद 2 बायो के दे दिए गए, बाकी बचे हुए फिजिक्स के हैं। तो अगर आप आवर्त सारणी याद कर लेते हो तो 50% साइंस आपकी यही निपट गई। और आवर्त सारणी में हमारे पास हैं 118 अलग अलग प्रकार के तत्व। ठीक है, अच्छा अगर हम गांव की भाषा में बोलें तो तत्व और यौगिक होता क्या है। तत्व हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि भैया तत्व जो अकेला घूम रहा है। ठीक है, जो अकेला घूम रहा है वो है तत्व, और जो दोस्ती करके घूम रहा है वो है यौगिक। यानी कि जो है सिंगल, कौन है, जो है सिंगल, जिसका किसी से अभी तक पैचअप नहीं हुआ है वो है तत्व, और जो यौगिक बन गया है यानी कि जो अफेयर में घूम रहा है, कहाँ है, अफेयर में है, वो क्या है, यौगिक है। अच्छा ये वाली भाषा आपको ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये तुम सब इसी में घूमता ही रहता है। जो सिंगल घूम रहा है वो तत्व यौगिक बनने की कोशिश कर रहा है, और जो रिलेशन में है वो ससुरा रिलेशन से परेशान है। परेशान दोनों हैं, ये वाला परेशान है कि हमारा यौगिक काहे नहीं बन रहा है, और ये वाला परेशान है ससुरा यौगिक बना है तो सही से काहे नहीं बना है। बड़ा समस्याएं हैं लाइफ में। सिंगल भी परेशान है, जो अफेयर में है वो भी परेशान है, और जिसका ब्रेकअप हो गया है वो डबल परेशान है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस दुनिया में फिर खुश कौन है भैया। हमें तो लग रहा है सभी परेशान है, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ हम लोग निपटा दिए हैं, और अब आते हैं तत्व के ऊपर। ठीक है, तत्व की डेफिनेशन, तत्व को हमने बता दिया आपको तत्व होता क्या है और यौगिक क्या होता है। तत्व जो अलग घूम रहा है अकेला, जिससे भैया किसी की बनती नहीं है। यौगिक जो आपस में दोस्ती करके आराम से घूम रहा है। ठीक है, अब तत्व क्या है, एक ही जैसे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब एक नई बात आपके सामने आ गई, परमाणु। हालांकि अगला चैप्टर ही आपका है परमाणु, तो परमाणु क्या होता है ये हम इससे अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमाणु और परमाणु की संरचना ये आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है एक ही जैसे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, इन्हें सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता, इन्हें दोबारा और तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, सरल क्या बोल रहा है, इन्हें सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता। तत्व की विशेषता उसके परमाणुओं के कारण होती है। कुछ तत्व परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया। परमाणु का मतलब जो सिंगल घूम रहा है, जैसे कि अपने पास हाइड्रोजन है। आप लोगों ने आवर्त सारणी देखी होगी, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन है। अगर ये अकेला घूम रहा है तब हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा, परमाणु।
अगर यही H2 कह दिया जाए तब ये हो जाएगा हाइड्रोजन का अणु, ठीक है। और इसी के ऊपर अगर हम प्लस या माइनस आयन बना, प्लस या माइनस का चिन्ह बना देते हैं तब हम इसको बोलते हैं आयन है। क्या है? आयन है, ठीक है। इधर वाला पार्ट मिटा देते हैं, इधर का तो हम पढ़ ही चुके हैं, इधर समझाते हैं आपको। इधर समझिए, हमारे पास अगर H है तो ये है परमाणु, ठीक है। H की जगह आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हमारे पास H2 है तो H2 मिलके हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। अगर हमने H प्लस लिख दिया है, इसके ऊपर प्लस माइनस जो भी रहेगा वो हम आगे देखेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, इसकी संयोजकता कितनी होती है, ये सब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी देखते हैं कि ये है कौन चीज, इसको बोलेंगे आयन। तो बोल रहा है भैया परमाणुओं के रूप में भी तत्व मिलेगा और अणुओं के रूप में भी तत्व मिलेगा, यही तो बोल रहा है। एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बनते हैं, इन्हें सरल पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता। और तत्व की विशेषता क्या होती है? उसके परमाणुओं के कारण ही होती है। कुछ तत्व परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं और कुछ तत्व भैया अणुओं के रूप में भी पाए जाते हैं। परमाणु वाले कैसे हो गए? तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया आदि। जबकि कुछ तत्व अणुओं के रूप में जो होंगे वो कैसे हैं? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को आप कैसे लिखेंगे? H2 ही लिख सकते हैं। नाइट्रोजन हो गया, अकेला नाइट्रोजन नहीं है, इसके साथ दो होंगे तब ये बनेगा अणु, ठीक है। और क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी भी अकेला ऑक्सीजन नहीं है, इसको अगर दो करेंगे तब ये ऑक्सीजन का अणु बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे। हम कहाँ पहुंच गए हैं? तत्व के ऊपर। अब हम आते हैं यौगिक के पास। हमने शुद्ध पदार्थ पढ़ लिया, हमने तत्व पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है यौगिक। क्या पढ़ना है? यौगिक। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं यौगिक। अगर हम इसको देखें तो ये है Na+, और अगर हम इसको देखें तो ये है Cl-। अगर ये दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं या क्रिया कर लेते हैं तो यही बन जाता है यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में साझा कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उसी को आप यौगिक बोलते हैं, ठीक है। यौगिक की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, इनका अनुपात समान होता है। इनकी विशेषता क्या बोल रहा है? इनकी विशेषता इनके अणुओं के कारण होती है। इन्हें सरल पदार्थों में बांटा जा सकता है, जैसे कि हमारे पास अभी क्या था? Na+ और Cl- था, ठीक है। अगर हम इसको डाल देंगे पानी में, फिर से ये अपना Na+ अलग चला जाएगा, Cl- अलग चला जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। पहले दोस्ती थी, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर किसी और से दोस्ती हो जाएगी, तो चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो क्या बोल रहा है? हमेशा अणुओं के रूप में ही पाए जाते हैं, जैसे कि जल हो गया, नमक हो गया। जल का मतलब क्या है? H2O। देखो ये हो गया H2O, इसको भैया अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग कर सकते हैं। ये अपना ऑक्सीजन अलग चला जाएगा, या हाइड्रोजन अलग चला जाएगा। जैसे कि NaCl हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, तो अपना Na क्या है? प्लस अलग भाग जाएगा और Cl- अलग भाग जाएगा। ये देखो, ये अलग भाग गया, ये अलग भाग गया, ठीक है। यौगिक तब होगा जब होगी दोस्ती, और इनका कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, इसीलिए सिंगल ज़्यादा बेस्ट है। ये कौन चीज़ है? ये बेचारा अकेला है, ये दोबारा नहीं टूटेगा। तो बेहतर यही है कि भैया, इतने में समझदार हो तुम सब, सिंगल बेस्ट है या यौगिक बेस्ट है, वो तुम अपना देख लेना कौन चीज़ बेस्ट है। फिलहाल तो केमिस्ट्री और फिजिक्स सब बेस्ट है, इसको पढ़ के निपटाते हैं। अब हम देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। अब इस तत्व को भी भैया बांटा गया है कई भागों में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं तत्व और इसको डिवाइड करते हैं। ये बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक होता है धातु, दूसरा धातु भी नहीं लिखा जा रहा है, धातु। दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु, ठीक है। तो हम लोगों को अब मुख्यतः पढ़ना कौन चीज़ है? तत्व तो हम तत्व तो निपटा दिए हैं और यौगिक भी निपटा दिए हैं। तो तत्व को हमें बांटना है
अब तत्व का बंटवारा करते हैं कि भैया तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व को बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है, ये भी बता देते हैं। वो कुछ नहीं है, बस अलग अलग से लिख देते हैं फालतू में, बाकी कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में है ही नहीं कुछ, बस आपका फोकस कहाँ है। अगर यहाँ है तो फिर कुछ नहीं है, अगर कहीं और है तो फिर भैया पता नहीं कौन चीज़ है। ठीक है, धातु क्या होता है, जो करंट जाने देगा, जो करंट को क्या करेगा, जाने देगा, जो करंट का फ्लो अच्छे से करेगा वो है धातु। जो करंट को नहीं जाने देगा, ठीक है, जो करंट को नहीं जाने देगा वो क्या है, अधातु। और उपधातु कभी जाने देगा कभी नहीं जाने देगा। ठीक है, धातु क्या है, जो करंट को जाने देगा, अधातु क्या है, जो करंट को नहीं जाने देगा, उपधातु क्या है, कभी जाने देगा कभी नहीं जाने देगा। ठीक है, इसमें धातु की भी क्वालिटी होती है और अधातु की भी क्वालिटी होती है, ये बड़ा खचरा होता है। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। अब हमको लिखना कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। ये तो समझने के लिए बोल दिया हमने कि करंट जाने देगा, करंट नहीं जाने देगा, कभों कभों जान दी, कभों कभों ना ही जान दी, ज़्यादा समझने के लिए होती। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि हमको किताबी भाषा में लिखना कैसे है। गांव वाली भाषा में तो पढ़ लिए। अब बोला है वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं। अच्छा, लोहा चमकीला नहीं होता है, स्टील देखो कितना चमकीला होता है, और मारेगा तो आवाज़ भी आएगा टनाके का बढ़िया से। तो बोल रहा है वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, ध्वनि युक्त का मतलब आवाज़ उत्पन्न करते हैं, मारिएगा आपस में टन होगा बिल्कुल। ठीक है, आघात वर्धनीय होते हैं, किसी के कपार पे मार दिए कपार फूट जाएगा उसका। आघात वर्धनीय का किसी को मारिए हाथ पर टूट जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आघात वर्ध होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो स्टील का भगोना जरा धूप में रखिएगा, धूप में बाद में उठाने जाइएगा, छत कम गर्म लगेगा, स्टील का भगोना छुआ नहीं जाएगा, वो कुछ जर जाएगा हाथ अगर उठा लीजिएगा ऐसे ही। बोल रहा है ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक का मतलब जाने देंगे, जाने देंगे, चलने देंगे। सुचालक जरा अजीब अजीब सा भाषा लिखेगा। सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, कुछ भी लिखते चले जाओ। लोहा, टीन, प्लास्टिक, टीन कहाँ, हाँ टीन तो है, प्लास्टिक कहाँ से, प्लास्टिक नहीं है, गलत, प्लास्टिक तो अधातु में आएगा। ठीक है, तो धातु आपको समझ में आ गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, चांदी हो गया, जो भी लिखते जाइए आप। जिसको चमक रहा है, जो जिसे कपार फूट जाएगा वो सब लिख दीजिएगा आगे। ठीक है, अब रहेगा अधातु। बोल रहा है वे पदार्थ जिनमें ना चमक, ना आघात वर्धनी और ना ही ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत को जाने नहीं देंगे। बात आई समझ में, नहीं आई? ना तो ऊष्मा को जाने देंगे भैया, और प्लास्टिक ज़्यादा गर्म नहीं होती है, कहीं भी आप छोड़ दीजिए, ऊष्मा को नहीं जाने देगा, ना ही तो करंट को जाने देगा, हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। अच्छा, ऑक्सीजन जो गैस हमारे वायुमंडल को घूम रही है, अच्छा अगर ये करंट की सुचालक होती तो वो बड़ा समस्या हो जाती। जो ट्रांसफार्मर से लग के आ रहा, अपनी नाक में लगता, उधिया जाता आदमी इसे करके, ये सोच रहा क्या हुआ, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए थे बड़ा समस्या हो जाता। तो ऑक्सीजन कौन चीज़ है, अधातु है, ऑक्सीजन करंट को नहीं जाने देगा। और आयोडीन, नमक जैसे हो गया, वो भी करंट को नहीं जाने देगा। कार्बन भी करंट को नहीं जाने देगा। कार्बन तो आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि जो बारिश में क्या होता है, जो कटिया लोग चला रहे हैं या जहाँ पे जोड़ होता है, वहाँ पे जो है एल्युमिनियम का या कॉपर का कोई भी आपके पास वायर रहेगा, उसके ऊपर एक कार्बन सा जम जाता है, काला काला सा। बैटरी में आप लोगों ने देखा होगा, जिसके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, तो उसमें बैटरी के ऊपर जम जाता है, तो वो क्या होता है, करंट को जाने नहीं देता है। अगर कार्बन ज़्यादा जम गया है तो आपने देखो लठ लेके आदमी इसे हिलाता है, सोचता लाइट चलागा हमारे यहाँ का, तो ऐसे हिलाता है, तो हिलाएगा तो रगड़ाएगा तो कार्बन छूट जाएगा, कार्बन छूट जाएगा तो घर पे लाइट बढ़िया से चलेगी। तो कार्बन जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब हम आते हैं उपधातु पे। भैया धातु क्या होता है, जो करंट जाने देगा, चमकीला होगा और मारेंगे तो कपार फूट जाएगा तो ये क्या है, धातु। उपधातु क्या है, उपधातु कैसा होगा भैया, ना तो वो विद्युत का सुचालक होगा, ना तो वो ऊष्मा का सुचालक होगा। ठीक है, वो ना ही करंट जाने देगा। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया। अब क्या है, उपधातु। उपधातु क्या होगा, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। इसे थोड़ा खचरा है, तभी हम बता रहे हैं।
इधर का भी गुण है, उधर का भी गुण है, मेल भी है, फीमेल भी है। बात आई समझ में? ये नंबर 6 वाला मैटर इधर पे, ठीक है। वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के ही गुण होते हैं उपधातु कहलाता है, जैसे सिलिकॉन, और दूसरा एक नहीं लिखा है वो आप अलग से लिख लीजिएगा, जर्मेनियम। और सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आपके बनते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, जो भी जो बैटरी चार्ज करके आप लोग चलाने वाले हैं, मोबाइल हो गया, आपकी जो टार्च है चलाने वाली, या जो आपका टीवी है, एलसीडी है, लैपटॉप है, जितना भी है, कैमरा वैमरा, सब किस पे बनता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन पे, ठीक है। चाइना में ससुरा सिलिकॉन बहुत होता है, इसीलिए चाइना के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं सब सस्ते मिलते हैं, ठीक है। धातु भी पढ़ लिए, अधातु भी पढ़ लिए, और उपधातु भी पढ़ लिए। अब हम चलते हैं मिश्रण की ओर, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था रासायनिक गुण से। रासायनिक गुण को हमने देखा था कि भैया शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ हम निपटा दिए, उसके बाद तत्व निपटा दिए, उसके बाद यौगिक भी खत्म कर दिए, उसके बाद धातु अधातु उपधातु भी चौपट, ठीक है। अब हम आते हैं मिश्रण की ओर। कहाँ आते हैं? मिश्रण की ओर। तब तक हम ये सब मिटा देते हैं। अब देखना है हमको मिश्रण। क्या देखना है? मिश्रण। मिश्रण होता है समांगी और विषमांगी, ठीक है। मिश्रण होगा समांगी और विषमांगी, ठीक है। पहले सबसे तो यही समझो कि मिश्रण क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं मिश्रण। दो चीज़ें, जैसे कि क्या हो गया, चावल और दाल आपस में मिक्स कर दिया, कौन चीज़ बन गया? मिश्रण, ठीक है। जो भी चीज़ होगा दो या दो से ज़्यादा शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? मिश्रण। कुछ भी मिला दीजिए आप, दाल चावल हो गया, आटा चावल हो गया, कुछ भी मन करे मिला दीजिए, तो वो कौन चीज़ है? मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण को बांटा गया है भैया दो प्रकार में, एक है समांगी, दूसरा है विसमांगी। समांगी मिश्रण क्या है? जब आप लोग कोई दो शुद्ध पदार्थों को मिलाते हैं और वो एक ही जैसे हो जाते हैं, मिलके आपस में घुल जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिल जाते हैं, दिखाई ही नहीं पड़ता पहले कैसा था, ये वाला पहले कैसा था। दोनों एक नया पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं भैया। जैसे कि आपने मिलाया था चीनी और पानी, आपने बन गया शरबत। अब शरबत में चीनी ढूंढिएगा अलग से नहीं मिलेगी ना, चीनी क्या हुई? पानी में घुल गई बढ़िया से, तो उसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। विसमांगी मिश्रण क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं लेकिन उस सूरा मिल ही नहीं रहा है, मिला रहे हैं मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि रेत और पानी है, सुबह बैठे थे लेके चम्मच में ऐसे करके और डाला गिलास में, शाम हो गया मिला नहीं, अभी ऐसे करके देखोगा, जिंदगी भर ऐसे मिलाते रहिएगा, रेत अलग रहेगी, पानी अलग रहेगा, ठीक है। तो जो मिल रहा है आपस में बढ़िया से वो है समांगी मिश्रण, जो नहीं मिल रहा है वो है विसमांगी मिश्रण। ये कौन चीज़ का लफड़ा है? बस ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातों में उलझा देता है खाली किताबी भाषा में। बाकी केमिस्ट्री में कुछ है नहीं फिलहाल, इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बोल रहा है समांगी मिश्रण जिसमें दो पदार्थ आसानी से आपस में घुल जाते हैं, इनके कणों का पहचान नहीं किया जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का जल, यही तो बताए हम। दूसरा कौन चीज़ है? विसमांगी मिश्रण। अब बोल रहा है विसमांगी मिश्रण जिसमें दो पदार्थ आसानी से आपस में नहीं घुलते। बोल रहा है जिसमें दो पदार्थ आसानी से नहीं घुलते हैं, इनके कणों का पहचान किया जा सकता है। पहचान जा सकता है लिख दिया है, पहचान किया जा सकता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू और जल का मिश्रण, बालू और जल जिंदगी भर घुलते रहिए, कभी नहीं घुलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है विलयन। कौन चीज आएगी? विलयन। ऐसे ही शायद विलयन ही, हाँ विलयन चैप्टर पढ़ा रहे थे, विलयन चैप्टर पढ़ा रहे थे 12th वाले क्लास के बच्चों को। तो 12th के क्लास के बच्चों को हमने कहा मिश्रण, विलयन में मिश्रण आता है, तो हमने कहा मिश्रण जो होता है वो मिलावट होती है। तो बोला सर जी मिलावट, मिलावट पे एक शायरी है। हमने कहा कौन सी शायरी भैया? बोला नहीं सर जी मिलावट पे एक शायरी है, सुनिएगा। हमने कहा सुनाइएगा, कौन चीज़ है?
तो बोला मिलावट है तेरे इश्क में। मैंने कहा वाह क्या बात है। बोला मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की। मैंने कहा वाह क्या बात है। बोला मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं कभी हम बहक जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद हमने अपना AK-47 उठाया। उसके बाद ना वो बहकते हैं ना वो महकते हैं, अभी शांति से बैठते हैं बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा, शेर व शायरी आगे चलता रहेगा, ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है, तो ज़्यादा होशियार नहीं बनना है किसी को, ठीक है। अब कौन चीज़ है? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं समांगी मिश्रण जब हम लेंगे, उसको आपस में घोल देंगे, उसी को हम बाद में विलयन बोलेंगे। मतलब हमने समांगी मिश्रण ले लिया है, उसको आपस में मिला दिया है, दो या दो से अधिक पदार्थों का लिया है हमने, उसको आपस में मिला दिया है, तो कौन चीज़ बन गया? विलयन। इसे लिया था दाल और चावल, पका के आपस में मिक्सर में डाल के हूँ दो चार बार घुमाया तो एक ही जैसा दिखेगा, तो वो कौन चीज़ हो गया? विलयन। विलयन में कुछ अलग से थोड़ी ना है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। तीसरी बात, इनके कणों के छोटे होने की वजह से इनमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। इनके कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे तो आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाया, अब शरबत आपने बनाया था किसी मेहमान के लिए और वो मेहमान आया बिना शरबत पिए चला गया, अब तो आपकी चीनी तो है मिल ही गई ना पानी में। अब आप सोचो जो चीनी मिलाई थी पानी में वो फिर से हम निकाल लेते हैं, क्या पॉसिबल है? हालांकि पॉसिबल है। आप पहले चूल्हा पे रखिए, फिर जो पानी मिलाया हुआ है उसको वाष्प में बदलिए आप, तो जब भाप सारी उड़ जाएगी तो बचेगी उसमें चीनी, तो जितने का मिलाया था चीनी उससे ज़्यादा खत्म हो जाएगा आपका गैस। तो इससे बेहतर है कि वो शरबत आप खुद ही पी लीजिएगा, तो चीनी बचाने के चक्कर में गैस का नुकसान कीजिएगा, ठीक है। तो विलयन के गुण भी हो गए। अब आता है विलयन बनता कैसे है। एक नया टॉपिक आ गया है, इसी से मिश्रण से बना था समांगी और विसमांगी मिश्रण, अब इससे बन गया विलयन। और विलयन होता है कौन चीज? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। अब विलयन जिन चीजों से मिलता है वो है दो चीजें, एक तो है विलायक और दूसरा है विलेय, ठीक है। एक है विलायक, दूसरा है विलेय। अब समझो विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बनाया था, पूरा गिलास है कौन चीज बन गया, अभी हम लोगों ने इस खराबी बन गई, कोई बात नहीं, तुमको कौन सा हम देने जा रहे हैं। इसमें हम 2 चम्मच डाल देते हैं चीनी, और यहां तक भरा हुआ था पानी, 2 चम्मच क्या ऐड कर दिया हमने? चीनी, ठीक है। तो इसमें हमने जो पानी था उसमें मिलाई चीनी और इसको बोला है शरबत। क्या बोला भाई साहब हमने? शरबत, ठीक है। तो ये जो नया पदार्थ तैयार हुआ है इसमें दो चीजें हैं, एक है पानी और दूसरा है चीनी, और ये दोनों मिलके बनाए हैं शरबत, ठीक है। तो पानी और चीनी, क्या इन दोनों की मात्राएं बराबर हैं? अगर आपसे हम शरबत बनाने के लिए कहेंगे तो क्या आप 1 गिलास चीनी लेंगे 1 गिलास पानी में डालने के लिए? नहीं लेंगे ना। आप 1 गिलास पानी होगा तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम 2 से 3 चम्मच चीनी मिला देंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा मीठा पीता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन क्या कभी भी 1 गिलास शरबत में 1 गिलास पानी में 1 ही गिलास चीनी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो पानी हमने लिया ज्यादा मात्रा में और चीनी लिया है कम मात्रा में। जिस चीज को हम लेते हैं ज्यादा मात्रा में उसी को बोलते हैं विलायक, जिसको लेते हैं कम मात्रा में उसी को बोलते हैं विलेय, ठीक है। अब इसे एक और चीज से समझते हैं, जो चीज किसी चीज में जाके घुल जाती है उसी को हम बोलते हैं विलेय, और जो चीज किसी चीज को अपने आप में घोल लेता है उसे हम बोलते हैं विलायक, ठीक है। विलेय विलायक में कोई टेंशन नहीं है, बस अगर तुम किसी के पीछे जा रहे हो तब फिर तुम हो विलेय, क्योंकि तुम उससे मिलने जा रहे हो, और अगर कोई तुमसे मिलने आ रहा है तो फिर तुम हो विलायक,
और तुम सब खचरा है, तुम सब विलायक नहीं है, तुम सब पीछे पीछे घूमता रहता है, इसीलिए तुम सब विलय है। ठीक है, अभी 14 फरवरी आ रहा है, देखो कितना सब विलय बन जाएगा सब। अब है विलयन की सांद्रता। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। ठीक है, अब ये सोच रहा होगा हाँ सर जी हम सब विलय हैं, और कुछ इसमें खचरा होंगे। नहीं सर जी वो खुद ही हमरे पीछे पड़ी थी, कचरा कहीं का, खुद ही पीछे पड़ी थी, तुम ही सलमान खान है, खुद ही पीछे पड़ी थी वो। इन सबको कितना भी समझाओ, बस इनको चांस चाहिए, पढ़ाई लिखाई में तो इंटरेस्ट रहेगा नहीं। बस जैसे ही मौका मिलेगा सब 14 फरवरी का वेट कर रहा। इंटर वाला तो सब एक तरफ से लगा हुआ है, 14 फरवरी आएगा, फलन का यहाँ से रोज लाएंगे, ढिमाकी को देना है, वैलेंटाइन डे मनाएगा। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देगा, बाद में कहेगा परसेंटेज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। कौन चीज? सांद्रता का मतलब होता है भाई साहब गाढ़ापन। बोला है विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता डिपेंड, गाढ़ापन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है शरबत, तो शरबत जो होगा बनाएंगे हम किससे? चीनी मिला के ही तो बनाएंगे भैया, पानी में, और चीनी की मात्रा में ही तो पता चलेगा। ज्यादा चीनी रहेगा तो गाढ़ा शरबत, कम चीनी रहेगा तो पंचुच्छुर शरबत, यही तो होगा ना भैया। ज्यादा चीनी मिला देंगे तो मीठा मीठा हो जाएगा, कम चीनी मिलाया, एक गिलास में आधा चम्मच चीनी डाल दिया तो पंचुच्छुर रहेगा, आदमी पिएगा। चीनी मिला तो है लेकिन बहुत कम मिला है, तो जहाँ पे कम मिला रहेगा वहाँ पे पंचुच्छुर, मतलब नहीं सांद्र, गाढ़ा नहीं होगा। अब चीनी ज्यादा मिला होगा, 3 चम्मच 5 चम्मच चीनी डाल दिया, हमारा आदमी पिएगा इसे, कौन चीज डाल दिया भाई, ऐसा लगेगा कि दीपावली वाला खिलौना घोल दिया। तो वो कैसा हो जाएगा? सांद्र। और सांद्रता को हम लोग निकालते कैसे हैं? ऊपर रखते हैं हम लोग विलेय पदार्थ को, नीचे रखते हैं विलयन, और उसको विलायक और विलेय को जोड़ के गुणा कर देते हैं 100 से। 1000 करने जा रहे हैं 100 से। ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या वजन और विलयन का द्रव्यमान जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, हमारा निकल आएगा कौन चीज? सांद्रता। बाई चांस अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो भैया चीनी को ऊपर रखिएगा, टोटल शरबत को नीचे रखिएगा, गुणा 100 से कर दीजिएगा, आपकी सांद्रता निकल आएगी। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रतिशतता आता है। विलयन की सांद्रता पहले बोल रहा है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता। देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, समझिए इस चीज को। यहाँ पे हैं 3 चीजें, आपने सूत्र तो समझ लिया कि विलेय के द्रव्यमान को ऊपर रखना है और विलेय टोटल विलयन को नीचे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता, इस चीज को समझिए। एक है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा होगा आयतन प्रतिशतता, तीसरा होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इन तीनों में डिफरेंस है। द्रव्यमान, अच्छा हमारे पास एक है द्रव्यमान, दूसरा है आयतन, इन दोनों में डिफरेंस है। द्रव्यमान किसी चीज का होता है जिसको हम तौलते हैं, आयतन उस चीज का होता है जिसको हम नापते हैं। क्या कभी भी आप किसी दुकानदार के पास जाके बोलते हैं कि भैया हमको 1 लीटर चीनी दे दीजिए या 500 ml चावल दे दीजिए? नहीं बोलते ना। जो तौलने वाली चीज है आप उसको बोलते होंगे सर हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, या तो बोलते होंगे 500 ग्राम चावल दे दीजिए। ठीक है, तो जिन चीजों को आप ग्राम में लिखते हैं वो होता है द्रव्यमान, और जिस चीज को आप ml या लीटर में लिखते हैं वो होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया द्रव्यमान क्या होता है? तौलने वाली चीज, और आयतन क्या होता है? मापने वाली चीज। ये तो सिंपल सा है। अब बोल रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में 2 चीजें आपके पास होंगी और दोनों चीजें होंगी ग्राम में। विलेय पदार्थ को हम मान लेते हैं A, और विलायक को मान लेते हैं B, टोटल विलयन को मान लेते हैं N। ठीक है, अपना जो भी मानना आप, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान किसका है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमने वेट को लिखते हैं W से, तो WA बटे में क्या हो जाएगा? WA प्लस WB गुणा
100, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान गुणा 100, ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। लेकिन अगर हमको आयतन प्रतिशतता निकालनी है तो इसी W की जगह V लिख देंगे। V फॉर होता है वेलोसिटी यानी कि आयतन, ठीक है। ई सुसरा V हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, तो निकल आएगा आयतन प्रतिशतता। अगर इसी में हमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना है तो ऊपर हम लिखेंगे WA और नीचे क्या लिखेंगे WA प्लस VB, यानी कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का आयतन, तो टोटल क्या निकल आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो है बढ़िया से देखेंगे नोट्स में, हालांकि सब अलग अलग बढ़िया से समझाया गया है। नोट्स जिसको चाहिए हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इससे पहले के वीडियो में भी है। अब हमारे पास ये तो हो गया विलयन का आयतन प्रतिशतता, विलयन का आयतन और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, इसको थोड़ा संशोधन करना है, ये सही कर लेना अपने आप। अब आता है संतृप्त विलयन, फिर आएगा असंतृप्त विलयन। सबसे पहले संतृप्त विलयन से पहले भी आप देखो, एक होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, ठीक है। एक रहेगा तनु, दूसरा रहेगा सांद्र। विलयन के प्रकार हैं, पहला है तनु, दूसरा है सांद्र, तीसरा है संतृप्त, चौथा है असंतृप्त। चौथा क्या है असंतृप्त। तनु हो गया, सांद्र हो गया, संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया, और उसके बाद आएगा अति संतृप्त। हालांकि इसमें थोड़ा कम दिया होगा, लेकिन इधर आप देख लीजिए, यहाँ इसमें दिया होगा सिर्फ अच्छा दिया हुआ है, तो सारे ही देख लीजिए आप। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त क्या होता है। तनु विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा जो होगी बहुत अधिक होगी और विलेय की मात्रा जो होगी बहुत ही कम होगी, ठीक है। और इस तनु की अपेक्षा सांद्र में क्या होगा, विलायक की मात्रा तो अधिक होगी ही, लेकिन इस वाले तनु के कंपेयर में विलेय की मात्रा इससे थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। विलायक की मात्रा तो होगी ही ज्यादा, क्योंकि उसी को आप विलायक बोलेंगे जो ज्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में विलेय की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। अब आता है संतृप्त विलयन। क्या आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता क्या है ये समझिए पहले। अगर आपकी भूख, फॉर एग्जाम्पल आप ये हैं, ठीक है, आपका कोई भी नाम हो अपना नाम लिख लेना। अगर आपकी भूख है 4 रोटी की, आप 4 रोटी खाते हैं और हमने आपको 4 रोटी दे दी, कितनी दे दी 4 रोटी दे दी, तो आपका पूरी तरह से पेट भर जाएगा, ठीक है। आपके ही ऊपर समझा देते हैं कि आपकी टोटल भूख थी 4 रोटी की और हमने आपको 4 रोटी प्रोवाइड करवा दी, तो आप 4 रोटी खा के हो जाइएगा संतृप्त, यानी कि आपका पेट जाएगा पूरी तरह से भर, तो आप हो जाएंगे संतृप्त। संतृप्त का मतलब विलायक में जितनी विलेय की मात्रा घुल सकती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर साइंस में 25 डिग्री सी को माना जाता है, ठीक है। विलायक में विलेय की मात्रा को जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे घोला जा सकता था उतना आपने घोल दिया है, तो विलयन हो जाएगा संतृप्त, ठीक है। अब आते हैं असंतृप्त पे। असंतृप्त क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 4 रोटी की भूख तो थी, ठीक है, आपकी भूख तो 4 ही रोटी की थी, लेकिन हम दूसरा 2 रोटी खिला दिए गैया को और बचा हुआ 2 रोटी हम दे दिया आपको। अब आप तो भूखे रह जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं असंतृप्त रह गो। असंतृप्त रह गो मतलब भूखा रह गो। तो विलायक में जितनी मात्रा में विलेय को घोला जा सकता था उतना घोला नहीं गया, यानी कि घोला जा सकता था ज्यादा लेकिन घोला गया कम। बताइए समझ में, विलायक में विलेय को घोला जा सकता था ज्यादा लेकिन घोला गया कम, उसी को बोलेंगे भैया असंतृप्त विलयन है। यानी कि घुल सकता था 5 चम्मच लेकिन घोला गया 2 चम्मच, ठीक है। अब आते हैं अति संतृप्त विलयन पे। कहां आते हैं,
अति संतृप्त विलयन पे। अति संतृप्त विलयन क्या है? जब विलायक में विलेय की मात्रा क्या की जाए, तापमान देके बढ़ाई जाए। विलायक का क्या है, जब भगोना में भर लेगा इसे विलायक को, नीचे से क्या कर देगा, गैस चूल्हा, और बढ़िया से जलाएगा कौन चीज, आग जला दिया नीचे से, तो इस विलायक के कण क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, जिससे कि विलेय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है। जब विलायक में तापमान देकर विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक घोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। उसी को हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त का मतलब कैपेसिटी थी इसकी 4 रोटी खाने की, और ये खा गया है 8 रोटी। शादी आदि में गया होगा बढ़िया से, 2-3 दिन का भूखा भी होगा, 8 रोटी होमच के खाया है बढ़िया से। रोटी खाता तो वैसे 4 ही था, लेकिन खा लिया ससुरा जबरदस्ती कितना, 8 रोटी। इसी को बोलेंगे अति संतृप्त, अति कर दी बिल्कुल खाने में इसने। ठीक है, अब इसके बाद आता है निलंबन, और फिर आएगा कोलाइड। निलंबन, कोलाइड, टिंडल प्रभाव, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, अपकेंद्रण, रासायनिक परिवर्तन, ये सब हम आपको इससे अगले के क्लास में पढ़ा देंगे। इन्वर्टर शायद डाउन हो गया है और लाइट भी है नहीं, हमको लगता है कि अब हमको इन्वर्टर चार्जिंग पे लगा देना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।